सुपर टेट की परीक्षा में रीजनिंग यानी कि तार्किक ज्ञान से कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आप सुपर टेट 2019 जिसकी परीक्षा दिनांक 6 जनवरी 2019 को संपन्न हुई थी उस पेपर के रीजनिंग पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप पूरे पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ये पेपर आप सेट ए के अनुसार देख पा रहे होंगे। प्रश्न संख्या 141 से 145 तक रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कहा जा रहा है कि ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तब ए डी से कैसे संबंधित है आपसे पूछा जा रहा है। ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको जानने के बाद से आप प्रश्नों को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। पहले बात होगी जनरेशन गैप की। जनरेशन गैप क्या होता है? मान लीजिए कोई एक लड़का है ए, उसके पिता मान लीजिए बी हैं, तो अगर जनरेशन गैप यानी कि पहले पिता का जन्म हुआ होगा, उसके बाद से जाहिर सी बात है कि पुत्र का जन्म हुआ होगा, तो यहाँ पर एक जनरेशन गैप माना जाएगा। ठीक है, और जनरेशन गैप के कंडीशन में हमेशा आप ऊपर नीचे लिखते हैं। मान लीजिए अब ए के पिता बी थे और बी के पिता मान लीजिए सी हैं, तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में भी एक जनरेशन गैप है, तो सी को बी के ऊपर लिखेंगे। यहाँ पर एक जनरेशन गैप हो गया। और अगर सी और ए में देखा जाए तो यहाँ पर 2 जनरेशन गैप हुआ, और सी ए का क्या लगेगा? तो देखिए ए के पिता बी थे और बी के पिता सी थे, यानी आपके पिता के पिता क्या लगते हैं? दादा लगते हैं। तो ये 2 जनरेशन गैप हो गया और सी ए का दादा लगेगा। यहाँ तक क्लियर? अब अगर मान लीजिए ये तो हो गया जनरेशन गैप के संबंध में। मान लीजिए अगर जनरेशन गैप नहीं है और समान है, यानी कि भाई बहन हो, हस्बैंड वाइफ हो, उस कंडीशन में क्या होगा? तो देख लीजिए, मान लीजिए एक बंदा है ए जिसके 2 बच्चे हैं, एक बच्चे का नाम बी है और दूसरे बच्चे का नाम सी है। तो यहाँ पर देख लीजिए जनरेशन गैप के कंडीशन में हम लोग ऊपर नीचे लिख रहे थे, लेकिन अगर सेम जनरेशन है, भाई बहन है, तो उस कंडीशन में हम लोग एक ही लाइन में यानी एक ही हॉरिजॉन्टल आप लिखेंगे। ठीक है, एक ही लाइन में क्षैतिज आप लिखेंगे। ये तो हो गया कि अगर भाई बहन है या फिर भाई भाई हैं तो किस प्रकार से आप रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि बी और सी में से लड़का कौन है और लड़की कौन है? यानी इनको भी कुछ ना कुछ सिंबल देना पड़ेगा। अब सिंबल दिया कैसे जाता है? देखिए, आप इसके लिए कुछ भी यूज कर सकते हैं जिससे आपको आसानी हो। मान लीजिए मैं यहाँ पर ये दे रहा हूँ कि मान लीजिए बी लड़का है तो मैं यहाँ पर प्लस लगा दे रहा हूँ, और सी लड़की है तो यहाँ पर मैं माइनस लगा दे रहा हूँ। यानी कहीं भी अगर माइनस लगा हुआ होगा तो मैं समझ जाऊँगा कि ये लड़की को डिनोट कर रहा है, और प्लस लगा होगा तो ये समझ जाऊँगा कि ये लड़के को डिनोट कर रहा है। आप कुछ भी बदल सकते हैं, लड़के को माइनस से भी कर सकते हैं, लड़की को प्लस से भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से चीज़ों को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, या फिर कोई और भी सिंबल यूज कर सकते हैं, जैसे कई लोग सर्किल और स्क्वायर का यूज करते हैं चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए। आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से सिंबल्स को यूज करते हैं। ये तो हो गया कि आप किस प्रकार से भाई बहन को इंडिकेट करेंगे, यानी लड़का लड़की को इंडिकेट करेंगे। अब मान लीजिए कि ये भाई बहन ना होकर के पति पत्नी है, तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे? उस कंडीशन में देखिए, मान लीजिए बी और सी हस्बैंड वाइफ हैं या फिर कपल हैं, तो जाहिर सी बात है कपल है तो इनमें से एक लड़का होगा एक लड़की होगी। तो प्रश्न के अनुसार मान लीजिए ये क्लियर हो गया कि बी लड़का है तो बी पर हम लोग प्लस लगा दिए, और सी लड़की है तो उस कंडीशन में ये माइनस हो गया। अब चूंकि ये कपल थे तो इनके बीच में एक लाइन खींच देंगे, ये कपल को डिनोट करेगा। जैसे आपने भाई बहन को देखा था तो वो भी हॉरिजॉन्टल थे, एक ही लाइन में थे, लेकिन इनके बीच में लाइन नहीं थी। लेकिन अगर कपल होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे, तो उस कंडीशन में आपको एक बीच में लाइन खींच देना। ये क्लियर कर देगा कि ये दोनों कपल हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब चलिए प्रश्न पर चलते हैं और आपके प्रश्नों को चुटकियों में सॉल्व करके मैं दिखाता हूं। प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि ए जो है वो बी की बहन है, यानी कि कौन बहन है? ए बहन है। किसकी बहन है? बी की बहन है। यानी कि ए चूंकि बहन है तो यहां से ए का जेंडर क्लियर हो गया कि ये लड़की होगी, लेकिन बी के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। देखिए, अगर बी लड़की भी हुई तो भी उसकी बहन ए हो जाएगी, और अगर बी लड़का भी हुआ तो भी उसका बहन ए हो जाएगी। यानी कि बी का जेंडर हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो बी पर अभी मैं ना तो प्लस लगा रहा हूं ना तो माइनस लगा रहा हूं, चूंकि ए के बारे में क्लियर हो गया था कि ये बहन थी यानी लड़की ही होगी, इस वजह से मैंने माइनस लगा दिया। आगे प्रश्न को पढ़िए। कहा जा रहा है कि सी जो है वो बी की माँ है। अब जाहिर सी बात है माँ या फिर पिता, एक जनरेशन गैप हो गया, और बी की माँ कौन है? सी है, तो इसके ऊपर एक सी मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। अब चूंकि ये माँ है तो जाहिर सी बात है माँ है तो औरत ही होगी, तो औरत के लिए या फिर लड़की के लिए मैं माइनस चिन्ह यूज करूँगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने की जरूरत है। देखिए, यहाँ पर ए और बी जो थे वो भाई बहन थे, इसलिए एक ही लाइन में मैंने लिखा। अब भाई बहन थे तो उसमें से एक बी जो है उसकी माँ अगर सी है तो जाहिर सी बात है ए की भी माँ सी हो जाएगी, क्योंकि ए और बी दोनों भाई बहन थे। ठीक है, अब आगे पढ़िए। डी जो है वो सी का पिता है, जो डी है वो सी का पिता है। अब पिता है तो जाहिर सी बात है मेल होगा,
पुरुष होगा, तो पुरुष के लिए मैं यहाँ पर प्लस सिंबल यूज कर दे रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर। अब आगे पढ़िए, कहा जा रहा है कि ई डी की माँ है। जो डी है इसकी माँ कौन है, वो ई है। तो यहाँ पर मैं चूंकि माँ है, औरत है, फीमेल है, इसलिए यहाँ पर मैं माइनस सिंबल का यूज कर रहा हूँ। अब आगे देखिए, प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है तब ए जो है वो डी से कैसे संबंधित है, यानी कि जो ए का रिलेशन है डी से वो आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए इसको कैसे करना है। यहाँ पर ए जो है, नीचे से मैं चल रहा हूँ, नीचे से चलिए। ए जो है उसकी मम्मी कौन है, सी है। ए की मम्मी सी हो गई और मम्मी के पापा कौन है, डी है। यानी आपकी मम्मी के जो पापा होते हैं वो आपके क्या लगते हैं, नाना लगते हैं। अब देखिए ए जो थी वो लड़की थी, ठीक है, और डी का पता चल गया कि ये नाना लगेगा ए और बी दोनों का। तो जाहिर सी बात है जब लड़की है तो वो क्या लगेगी, नतनी लगेगी। लेकिन विकल्प को जब आप देखेंगे तो नतनी ऑप्शन में नहीं दिया गया। देखिए नतनी हो या फिर पौत्री हो, पौत्री को पोती आप लोग बोलते हैं, तो दोनों एक ही चीज़ है। कहने का मतलब कि अगर आपके मम्मी की तरफ से रिलेशन है तो वो नतनी बोला जाता है, और अगर पिता की तरफ से रिलेशन है तो वो पोती बोला जाता है। लेकिन होता दोनों एक ही चीज़ है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर विकल्प में नतनी नहीं दिया गया है, इस वजह से पौत्री यानी कि पोती आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 पौत्री इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके पैटर्न को आप समझिए। दिया गया है यम के अनुपात 169/121 समानुपात जे एच, और यहाँ पर अनुपात क्वेश्चन मार्क का ही उत्तर आपको बताना है। स्क्रीन पर आप अल्फ़ाबेट देख पा रहे होंगे। कुल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, और अगर सभी अल्फ़ाबेट्स का सीक्वेंस हम लोग तय कर दें और उसका नंबरिंग कर दें कि कितने स्थान पर, जैसे ए पहले स्थान पर आता है तो इसका नंबर मैंने 1 दे दिया, बी दूसरे स्थान पर आता है तो 2 दे दिया, इसी प्रकार से आगे देखिए जेड 26 नंबर पर आता है तो मैंने 26 नंबर दे दिया। तो अब देखिए इन्होंने प्रश्न में किया क्या है, एम के यहाँ पर दिया गया था, तो m कितने स्थान पर आता है, देखिए m आता है 13वें स्थान पर, तो 13 का स्क्वायर इन्होंने ऊपर लिख दिया, 169 हो गया। k देखिए k कौन से स्थान पर आता है, तो k देखिए 11वें स्थान पर आता है, तो k का स्क्वायर करके यानी 121 करके इन्होंने नीचे लिख दिया। अब इसी प्रकार से देखिए इसी पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे। पहले j का स्क्वायर करके ऊपर लिखेंगे। j कितने नंबर पे आता है, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, j आता है 10 नंबर पे, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 100 हो जाएगा, बटे नीचे देखिए h का स्क्वायर आपको लिखना है। h कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 100/64 आपका उत्तर हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 100/64 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न डायरेक्शन बेस्ड प्रश्न पूछा गया है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इन प्रश्नों को सॉल्व करने की सबसे अच्छी विधि यह है कि आप डायरेक्शन में कन्फ्यूजन ना हो आपको, इस वजह से पहले से ही आप डायरेक्शन डिसाइड कर लीजिए। देखिए इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, नीचे साउथ होता है और ऊपर नॉर्थ होता है। अब चलिए प्रश्न में देखिए क्या कहा जा रहा है। राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल चलाता है। मान लीजिए राहुल का स्थान यहाँ था, ठीक है, ये राहुल का स्थान है। यहाँ से 40 किलोमीटर पूर्व मतलब किधर, हमें इधर जाना है। इधर से मान लीजिए मैं यहाँ से 40 किलोमीटर ये चला, 40 किलोमीटर चल करके यहाँ पर पहुँच गया। आगे ये कहा जा रहा है फिर उत्तर की ओर मुड़ करके 20 किलोमीटर चलता है। उत्तर किधर है, ऊपर की तरफ है, तो यहाँ से 20 किलोमीटर वो ऊपर की तरफ चलेगा। यहाँ तक कुछ आ गया, ठीक है, ये 20 किलोमीटर हो गया। अब आगे पढ़िए, फिर बाएं मुड़ करके 20 किलोमीटर चलता है। अब देखिए इधर ऊपर की तरफ उसका मुंह है, तो ऊपर की तरफ मुंह है तो बाएं किधर होगा, जाहिर सी बात है इधर होगा, और इधर होगा तो 20 किलोमीटर चलेगा। तो यहाँ तक मान लीजिए ये 20 किलोमीटर हो गया, ठीक है, 20 किलोमीटर चलता है। तब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी कि ये आपसे दूरी पूछी जा रही है, प्रारंभिक स्थान से दूरी, तो ये वाली डिस्टेंस पूछी जा रही है। तो ये वाला डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस प्रकार से लाइन खींच दूँ तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से आप इस विकर्ण का माप निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे आप इसको देखिए, ये देखिए चूँकि ये पैरेलल था तो इस वजह से जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी ही लंबाई इसकी होगी, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा डिस्टेंस, ठीक है। तो जब टोटल डिस्टेंस इसका 40 है, ध्यान दीजिएगा टोटल डिस्टेंस कितना है, 40 है, तो इसका ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ऊपर देखिए 20 था तो ये भी 20 हो जाएगा। यानी कि अगर बात करें ये वाले डिस्टेंस की तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। यानी इस त्रिभुज की अगर केवल बात करें तो ये इसका अगर आधार है तो ये 20 हो गया, ठीक है। इस त्रिभुज की केवल मैं बात कर रहा हूँ, आधार 20 हो गया। और लंब देखिए, लंब कितना होगा, अब देखिए ये जब 20 है तो जाहिर सी बात है ये भी 20 होगा, तो ये भी 20 हो गया। अब देखिए लंब और आधार हमें दोनों पता चल गया। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से
कर्ण क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर यानी 400 प्लस आधार का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर यानी कि 400। अब ये टोटल कितना हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणे 400 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 400 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो 20 आ जाएगा और √2 ऐसे ही रहेगा। यानी कि इसका जो लंबाई होगा, जो पूछा जा रहा है कि उसकी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी होगी, तो इसका प्रारंभिक बिंदु से जो दूरी होगा 20√2 किलोमीटर होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 20√2 किलोमीटर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ यू आर गुड है, 637 का अर्थ वी आर बैड है, 358 का अर्थ गुड एंड बैड है, तो इस भाषा में एंड के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है, आपसे पूछा गया है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप सिंपली कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि देखिए इस संख्या का इस संख्या में कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे और उसी प्रकार से इनके जो शब्द हैं इनको आपस में तुलना करेंगे। अब जैसे इसमें जो अंक कॉमन होगा और जो शब्द कॉमन होगा वो उसको इंडिकेट करेगा। जैसे कि देखिए पहले और दूसरे संख्या में यहाँ पर क्या कॉमन है, 256 और 637 में कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे 6 कॉमन है, तो जो कॉमन रहेगा मैं उसको काट दे रहा हूँ। अब देखिए शब्दों में क्या कॉमन है, पहले और दूसरे शब्दों में क्या कॉमन है, तो पहला दिया गया यू आर गुड और दूसरा दिया गया वी आर बैड, तो आर दोनों में कॉमन हो गया। यानी कि ये कंफर्म हो गया कि जो 6 आया है इसका कोड क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए इसी प्रकार से पहले और तीसरे में अगर कंपैरिजन किया जाए तो पहला 256 था और तीसरा 358 था। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे 5 कॉमन है, 5 कॉमन हो गया। तो अब देखिए शब्दों में क्या कॉमन आ रहा है, अब यू और गुड पहले में बचा है और तीसरे में बचा है गुड एंड बैड। ठीक है, यू गुड बचा है पहले में और तीसरे में बचा है गुड एंड बैड, तो गुड दोनों में कॉमन था। ठीक है, तो दोनों में कॉमन था तो 5 अंक में कॉमन था और गुड दोनों में शब्द में कॉमन था, तो ये हो गया। अब पहले में क्या बचा, पहले में केवल यू बचा है और इसके बाद से दूसरे में क्या बचा है, वी बैड बचा है और तीसरे में क्या बचा है, तीसरे में बचा है एंड बैड बचा है। तो देखिए दूसरे में संख्या क्या थी 637, तो इसमें दूसरे का 3 और तीसरे का देखिए 3 दोनों कॉमन है, तो 3 से 3 को मैं अगर काट दे रहा हूँ तो 3 का कोड क्या हो जाएगा, दूसरे में देखिए वी बैड था और तीसरे में था बैड, तो दोनों में बैड कॉमन हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ पर एंड आपसे पूछा जा रहा था, तो एंड किस में आया है, एंड आया है तीसरे में केवल एंड बचा और अंक में केवल 8 बचा है। यानी कि ये क्लियर हो गया कि जो 8 है उसके लिए एंड वर्ड यूज किया गया है, 8 का एंड वर्ड यूज किया गया है। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 8 सही उत्तर है। दोस्तों रीजनिंग पार्ट के अंतिम प्रश्न पर हम लोग आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। रीजनिंग पार्ट का अंतिम प्रश्न पूछा गया था, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। किसी संकेत में FORGE को FPTJI लिखा जाता है, उसी संकेत में CULPRIT को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो इसके पैटर्न को समझना होगा। तो पैटर्न को समझने के लिए देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि और ज़्यादा चीज़ें आपको स्पष्ट हों। ठीक है, और नीचे दिया गया है FPTJ और I। तो देखिए F का F आ गया है, यानी कि एज इट इज पहला वाला हमको उतार देना है। दूसरा देखिए MNO के बाद से P दिया गया, O के बाद से P कैसे आएगा, जस्ट एक जोड़ करके अल्फ़ाबेट में एक जोड़ देंगे, O के बाद अगला P आता है। R के अगले दूसरे नंबर पर T आता है, यानी R के बाद गिनिए ST, यानी कि +2 यहाँ पर किया गया है। G से देखिए तीसरे नंबर पर J आता है, G के बाद गिनिए HIJ, यानी कि +3 यहाँ पर किया गया है। और E से I जाने में आपको 4 अल्फ़ाबेट को गिनना होगा। जैसे कि देखिए E के बाद गिनिए FGHI, यानी कि +4 यहाँ पर ये किया गया है। यानी कि पहला जो अब हमसे पूछा जा रहा है, पहला जो अल्फ़ाबेट आएगा उसको तो एज इट इज उतार देंगे हम लोग और आगे में +1 करते चले जाएंगे। ठीक है, अब इसी पैटर्न पर मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। देखिए CULPRIT का क्या लिखेंगे, तो C को तो एज इट इज मैंने उतार दिया। उसके बाद से U में +1 करेंगे तो U का क्या हो जाएगा, आगे V हो जाएगा। उसके बाद से L के में +2 करेंगे तो L के बाद से गिनिए MN हो जाएगा। उसके बाद से P में +3 करना है तो MNO, P के बाद से गिनिए QRS, यानी कि यस हो जाएगा। उसके बाद से इसमें +4 करना है तो R के बाद से चौथा कौन सा होगा, R के बाद से गिनिए RSTUV हो जाएगा। उसके बाद से I में +5 करना है तो I के बाद से पांचवा क्या हो जाएगा, JKLMN हो जाएगा। उसके बाद से देखिए T में +6 करना है तो T के बाद से छठवा क्या हो जाएगा, T के बाद से छठवा देखिए
वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड हो जाएगा। तो आपका उत्तर क्या बनेगा? आपका उत्तर बनेगा सी वी एन एस वी एन जेड। दिए गए ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर 3 सी वी एन एस वी एन जेड इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग पार्ट पूरा समाप्त हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो डालने के संदर्भ में। साथ ही अगर आप सुपर टेट 2019 यानी कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती और सुपर टेट 2018 यानी कि 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन एक ही वीडियो में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। आपको पेपर के पैटर्न को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।